नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं सुबह सुबह। देश में एक तरफ वैक्सीन क्रांति हुई है तो पूरी दुनिया भारत के वैज्ञानिकों की तारीफ कर रही है, लेकिन वैज्ञानिकों की लगन और मेहनत पर सियासी अशांति पानी फेरने में जुटी हुई है। देसी वैक्सीन को मंजूरी को लेकर यह अशांति और बढ़ गई है। वही वैक्सीन की मंजूरी को लेकर दो कंपनियों के बीच जुबानी जंग ने आग में घी का काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान 3 जनवरी को आया। ये वो दिन था जब ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोरोना से जंग के बीच सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक की वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे एक उत्साही लड़ाई का निर्णायक मोड़ बताया था। वहीं कहा था कि हर भारतीय को गर्व होना चाहिए कि ये दोनों ही वैक्सीन भारत में बनी हैं। नया साल अपने साथ एक और बड़ी उपलब्धि लेकर आया है। भारत के वैज्ञानिकों ने एक नहीं दो मेड इन इंडिया कोविड वैक्सीन विकसित करने में सफलता पाई है। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा कोविड वैक्सीन प्रोग्राम भी शुरू होने जा रहा है। इसके लिए देश को अपने वैज्ञानिकों के योगदान पर बहुत गर्व है। पहली वैक्सीन है सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड, जिसे पुणे में बनाया जा रहा है। इसके लिए सीरम इंस्टीट्यूट ने ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के साथ समझौता किया है। दूसरी वैक्सीन है कोवैक्सीन, जिसे हैदराबाद में भारत बायोटेक ICMR के साथ मिलकर बना रही है। कोवैक्सीन पूरी तरह से स्वदेशी वैक्सीन है, जिसका ट्रायल भी भारत में हुआ है। कोरोना से जंग में नए साल पर देश में एक साथ दो वैक्सीन को मंजूरी मिलने से बड़ी खुशखबरी नहीं हो सकती थी, लेकिन इस खुशखबरी के बाद वैक्सीन बनाने वाली दोनों कंपनियों के बीच जुबानी जंग छिड़ गई। सीरम इंस्टीट्यूट के CEO अदार पूनावाला ने कोवैक्सीन को मंजूरी दिए जाने पर हैरानी जताई और कह दिया कि बायोटेक की वैक्सीन तो पानी जैसी सुरक्षित है। ये उनका तंज था कि भारत बायोटेक की वैक्सीन लगवाने पर न फायदा होगा न नुकसान। इससे भारत बायोटेक के MD भड़क गए। Well, it was a surprise because we thought that all companies have to conclude their efficacy studies, but if the government has decided in an emergency to license something which is safe, that's entirely their decision. I don't know what word to use, but that's something you have to ask them. I really can't comment on that. We put all transparently every data when we submitted to each committee and when we got approval, when we done the trial, everything is put in the plan. People question, oh, we are not transparent. I don't know what is transparency to me. When I put everything in the black and white like this, people still question transparent because Indian scientists are cheap people. ऐसे समय में जब देश वैक्सीन के आने को एक शुभ संकेत के तौर पर देख रहा था, तब दो कंपनियों के बीच वैक्सीन को लेकर तू मैं कोई मामूली बात नहीं थी। कोरोना की वैक्सीन करोड़ों लोगों की जिंदगी बचा सकती है, लेकिन जब एक कंपनी का CEO दूसरी कंपनी के वैक्सीन को पानी बता दे तो लोगों के मन में संदेह उठ सकता है। इस संदेह को नई दिल्ली स्थित एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने भी बढ़ा दिया। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि भारत बायोटेक की वैक्सीन कोवैक्सीन को बैकअप के तौर पर दिया जाएगा, जबकि प्राथमिकता सीरम इंस्टीट्यूट के वैक्सीन को दी जाएगी। इस बयान से भी डॉक्टर एला आग बबूला हो गए। Keeping in mind the circulating variant strain, and at the same time they have to continue to do the trial and get the data in. So once that data comes in, we will be able to be more confident as far as the safety and efficacy is concerned. So I think in the beginning it will be basically Serum Institute of India, the AstraZeneca vaccine which will be given. Everybody comes in the TV channels now. They talk about everything what they want to. And everything they throw mud into TV. And now we are now waiting to clean up all our courts now. It's a sad part. There is no backup in this world anywhere. For humans, there is no backup. दुर्भाग्य से जब मेड इन इंडिया की 2 वैक्सीन को लेकर
देश में ये विवाद चल रहा था, जब वैज्ञानिकों की महीनों की मेहनत पर सवाल उठ रहा था, तब दुनिया वैक्सीन बनाने में भारत के वैज्ञानिकों और राजनीतिक नेतृत्व की तारीफ कर रही थी। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने सोमवार को ट्वीट कर कहा, कोविड-19 से दुनिया की जंग में भारत की वैज्ञानिक पहल और वैक्सीन निर्माण की क्षमता को देख खुशी हो रही है। उन्होंने अपने इस ट्वीट में प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ को भी टैग किया है। इसके अलावा विश्व स्वास्थ्य संगठन के महासचिव टेड्रोस अधनम घेब्रेयेसस ने भी ट्वीट कर भारत की तारीफ की। उन्होंने लिखा, कोविड-19 महामारी को खत्म करने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताते हुए भारत निर्णायक कदम उठा रहा है। अगर हम साथ मिलकर काम करेंगे तो हर जगह प्रभावी और सुरक्षित वैक्सीन सुनिश्चित करा सकेंगे। उन्होंने भी प्रधानमंत्री कार्यालय को टैग किया है। ऐसे संदेश के साथ ही मीडिया में जुबानी जंग की खबरों ने दोनों कंपनियों पर दबाव का काम किया। सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक ने एक साझा बयान जारी कर विवाद को खत्म किया। इसमें कहा गया कि भारत और पूरी दुनिया के लिए कोविड-19 की वैक्सीन बनाने और उसकी सप्लाई को लेकर आदार पूनावाला और डॉक्टर कृष्णा एला ने अपनी अपनी कंपनियों की ओर से साझा इरादा जाहिर किया है। उनका कहना है कि उनके लिए भारत और दुनिया में लोगों का जीवन और उनकी आजीविका को बचाना ज्यादा जरूरी काम है। जहां अब दोनों वैक्सीन को भारत में आपात इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है, वहां हमारा ध्यान उन लोगों तक इसे पहुंचाने पर है जिन्हें अच्छी क्वालिटी की सुरक्षित और प्रभावी वैक्सीन की जरूरत है। ये बयान भारत ही नहीं, कोरोना से जूझ रही पूरी दुनिया के लिए एक शुभ संकेत है। भारत पूरी दुनिया में वैक्सीन का सबसे बड़ा उत्पादक देश है और भारत में बन रही वैक्सीन का इंतजार कई देश कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो। वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों के बीच तो सुलह हो गई, लेकिन कांग्रेस पार्टी देसी वैक्सीन पर लगातार सवाल उठा रही है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने कहा है कि जिस वैक्सीन के तीसरे फेज का ट्रायल भी पूरा नहीं हुआ, उसे मंजूरी कैसे दे दी गई? इसका जवाब आईसीएमआर ने दिया है, लेकिन बीजेपी सियासी पलटवार करने से नहीं चूकी। कोरोना से लड़ते लड़ते देश में वैक्सीन पर सियासी लड़ाई छिड़ गई है। जब वैक्सीन नहीं आई थी तब विपक्ष सवाल उठा रहा था कि देश में वैक्सीन कब आएगी, और जब एक नहीं दो वैक्सीन को मंजूरी मिल गई तो जल्दबाजी में मंजूरी पर सियासी बवाल मच गया है। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने आरोप लगाया कि कोरोना महामारी के बहाने मोदी सरकार सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटी है। वैक्सीन पर विवाद इसी की नई मिसाल है। वहीं बीजेपी ने पूछा कि कांग्रेस को देश के वैज्ञानिकों पर भरोसा क्यों नहीं है। कोई व्यक्ति वैक्सीन नहीं लगवाएगा अगर उसकी विश्वसनीयता के ऊपर प्रश्न चिन्ह, और ये प्रश्न चिन्ह बहुत ही संजीदा जो एपिडेमोलॉजिस्ट हैं, वायरोलॉजिस्ट हैं, विशेषज्ञ हैं, ये सवाल उन्होंने उठाए और इससे भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि के ऊपर भी एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा है। जब जनता भारतीय जनता पार्टी को जिताती है तो जनता पर भी कांग्रेस पार्टी को भरोसा नहीं होता है। वैक्सीन जब आता है तब वैक्सीन पे भरोसा नहीं होता है। जब हिंदुस्तान की जनता कोरोना वॉरियर के प्रोत्साहन के लिए ताली और थाली और दीप का सहारा लेते हुए उन्हें प्रोत्साहित करती है तो कांग्रेस पार्टी को कोरोना वॉरियर पे भरोसा नहीं होता है। आखिर कांग्रेस पार्टी का भरोसा किस पे है? बंधुगण, कांग्रेस पार्टी का एकमात्र सहारा और उनका केवल और केवल विश्वास गांधी परिवार को छोड़ के और किसी पे नहीं है। मनीष तिवारी से पहले शशि थरूर और जयराम रमेश जैसे कांग्रेस के कुछ नेताओं ने कोवैक्सीन को ट्रायल कंप्लीट हुए बिना मंजूरी देने पर सवाल उठाए थे। इसी के बाद से बीजेपी विपक्ष पर हमलावर है। अब कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही स्वदेशी पर चुनौती दे डाली है। जब मरने की स्थिति होगी तब तो मैं जरूर लगवा लूंगा, मगर मेरा स्टेटमेंट जो मैंने दिया था उसका कोर था कि प्रधानमंत्री जी स्वदेशी की बात करते हैं, तो मेरा उनसे था कि जो अपने स्वदेशी साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, उन्होंने भी वैक्सीन को इतिहास किया है। आई थिंक उसको प्रमोट नहीं कर रहे। बेटर ये होता कि जो इंडियन साइंटिस्ट और डॉक्टर्स हैं वो प्रमोट करते तो वैक्सीन हल्ती और मेरे हिसाब से सस्ती भी होती वो। इससे पहले अखिलेश यादव वैक्सीन को बीजेपी की वैक्सीन बताकर घिर गए थे।
आखिरकार अखिलेश यादव को बैकफुट पर जाना पड़ा था। समाजवादी पार्टी या मेरा खुद का बयान किसी भी साइंटिस्ट, किसी भी वॉलंटियर जो लोग उसमें शामिल हुए हैं, चाहे वो किसी तरह के एक्सपर्ट्स हों, उन पे किसी पे सवाल नहीं है। सवाल भारतीय जनता पार्टी पर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो जो फैसले लिए हैं वो फैसलों पर जनता को भरोसा नहीं है। अपने बयान को लेकर सफाई के बाद भी अखिलेश यादव को तंज झेलने पड़ रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ ही संजय राउत भी उन्हें नसीहत दे रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव इसको भाजपा का वैक्सीन बता रहे हैं, बोले नहीं लेंगे। अब देखिए भाई कौन क्या बोलता है, हमको उसको कोई, आप तो शुरू से जानते हैं मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। किसी को कुछ बोलने की आदत होती है तो बोलने से वो खबर छपता है, तो इस सब के चलते लोग बोलते हैं। वो तो जिसकी जो इच्छा बोलता रहे। ये अपनी अपनी इच्छा से लोग करते हैं। शायद अखिलेश यादव जी सुपरमैन है, ही मैन है, उनको वैक्सीन की जरूरत नहीं है। वैक्सीन पर कोई पार्टी या नेता का शिक्का नहीं होता है। वैक्सीन को लेकर सियासी सवाल और बयान तब आ रहे हैं जब देश अगले कुछ दिनों में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण का अभियान शुरू करने वाला है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उम्मीद जताई कि 13 या 14 फरवरी से देश में टीकाकरण की शुरुआत हो सकती है। दूसरी तरफ देश भर में टीकाकरण की तैयारियां भी जोरों पर हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस वैक्सीन का ड्राई रन शुरू हो गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ के राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचे और तैयारियों का जायजा लिया। उत्तर प्रदेश के शहरी और ग्रामीण इलाकों में एक साथ ड्राई रन जारी है। इसके लिए स्वास्थ्य कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जा चुकी है। नोएडा, वाराणसी, प्रयागराज समेत यूपी के कई शहरों में होने वाले ड्राई रन के दौरान तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। इससे पहले सरकार ने 28 और 29 दिसंबर को देश के 4 राज्यों में ड्राई रन किया था। अब तक के नतीजे यही बताते हैं कि सारी तैयारियां पूरी हैं। आज तक ब्यूरो। विवादों के बीच एक सवाल किसी के भी मन में उठ सकता है। सवाल ये कि भारत बायोटेक की स्वदेशी वैक्सीन पर भरोसा कैसे करें। इसका जवाब स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिला। वहीं भारत बायोटेक ने भी 123 देशों के लिए वैक्सीन बनाने के अपने ट्रैक रिकॉर्ड का हवाला दिया। देश में कोरोना को मात देने के लिए वैक्सीनेशन की तैयारी पूरी है। 2 वैक्सीन को मंजूरी मिल चुकी है, मगर भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल का लाइसेंस दिए जाने पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये उठ रहा है कि भारत बायोटेक को लाइसेंस कैसे मिल गया, जबकि उसने अभी सिर्फ 2 फेज का ट्रायल पूरा किया है। उसके 3 फेज का ट्रायल अभी बाकी है। इसका जवाब आईसीएमआर के प्रमुख बलराम भार्गव ने दिया। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को लेकर सवाल सुरक्षा का है। ये कितनी सेफ होगी? तो पहली बात यह कि वैक्सीन का सेफ्टी डेटा उपलब्ध है, इसके साइड इफेक्ट्स कम से कम हैं। दूसरी बात यह कि पहले और दूसरे चरण के डेटा से यह साफ है कि वैक्सीन कारगर है। तीसरी बात यह कि वैक्सीन नए कोरोना पर भी ज्यादा कारगर साबित हो सकती है। चौथी बड़ी बात कि सुरक्षित मानने की वजह से ही इसे 12 साल से बड़े बच्चों को भी दिया जा सकता है। हालांकि वैक्सीन को क्लिनिकल ट्रायल मोड में ही इस्तेमाल किया जाएगा, यानी ये वैक्सीन सबको नहीं लगाई जाएगी और जिसे लगाई जाएगी उसे मॉनिटर किया जाएगा। भारत बायोटेक के मुताबिक इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत पर हैरान होने की जरूरत नहीं है। महामारी के हालात में ऐसा होता है। People are not just, I don't know why Indian companies always targeted by everybody in the world. 2009 they started outbreak and 2014 the license came in. So that means emergency license is allowed globally. It is a practice. Even US government says if you have good immunization data can be done in emergency authorization. भारत बायोटेक की तरफ से सफाई भी आई है और बड़े दावे भी किए गए हैं। उसके मुताबिक ट्रायल के डेटा में पारदर्शिता न होने की बात गलत है। वैक्सीन पर 70 से ज्यादा आर्टिकल इंटरनेशनल जर्नल्स में छप चुके हैं। दूसरी बात यह कि भारत बायोटेक ने सिर्फ भारत में ही अपनी वैक्सीन का ट्रायल नहीं किया है। ब्रिटेन सहित 12 देशों में उसकी वैक्सीन के ट्रायल हुए हैं। तीसरी बात यह कि भारत बायोटेक ने पहली बार वैक्सीन नहीं बनाई है। 123 देशों के लिए वो अलग अलग तरह की वैक्सीन बना चुकी है। चौथी बात यह कि कोवैक्सीन के बारे में 200% सुरक्षित होने का कंपनी ने दावा किया है।
कोवैक्सीन के पहले और दूसरे चरण में 800 लोगों पर ट्रायल हुआ था। वहीं तीसरे चरण में 22,500 लोगों पर परीक्षण करने का दावा किया गया। ये ट्रायल अभी जारी है और इसके पूरा होने के बाद तस्वीर और साफ होगी। आज तक ब्यूरो। देश में कोरोना वैक्सीन की तारीखों पर केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग ने बड़ा बयान दिया है। स्वास्थ्य सचिव के मुताबिक 13 या 14 जनवरी से वैक्सीनेशन की पूरी तैयारी है। हालांकि इस मामले में अभी औपचारिक ऐलान होना बाकी है कि असल में टीकाकरण अभियान कब शुरू होगा। वैक्सीनेशन की तारीख भी आ गई। कोरोना को मात देने के लिए तैयार है भारत। 14 जनवरी से शुरू होगा कोरोना टीकाकरण। नए साल की पहली खुशखबरी तो यही थी कि कोरोना से जूझते देश को 2 वैक्सीन का तोहफा मिल गया। और दूसरी सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि वैक्सीन कब लगनी शुरू होगी, इसकी तारीख भी आ गई है। अगर सब कुछ सरकार के प्लान के मुताबिक ही चला तो 13 या 14 जनवरी से देश में कोरोना टीकाकरण अभियान शुरू हो जाएगा। भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने मंगलवार को ऐलान कर दिया है कि वो वैक्सीन पर मुहर लगने के 10 दिनों के भीतर टीकाकरण शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। EUA के 10 दिन के भीतर हम उसको EUA का अर्थ है इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन। ये बोलचाल की भाषा में शब्द प्रयुक्त होता है। हमारे मीडिया के मित्र इसी शब्द का उपयोग करते हैं। हमारे कानून में एक्सेलरेटेड अप्रूवल फ्रेज का इस्तेमाल किया गया है। तो जिस भी दिन हुआ, जैसे अब आप जानते हैं कि किस दिन हुआ, उस दिन से 10 दिन के भीतर में ये रोल आउट होने की पूरी तैयारी है। 1 जनवरी को कोविशील्ड वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की सिफारिश की गई थी। 2 जनवरी को कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की सिफारिश की गई थी। 3 जनवरी को कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों को DCGI ने मंजूरी दे दी। इस लिहाज से स्वास्थ्य सचिव के मुताबिक 10 दिन बाद यानी 13 या 14 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू किया जा सकता है। हालांकि स्वास्थ्य सचिव ने अभी देश के सामने अपनी तैयारियों का खाका ही रखा है, न कि कोई पुख्ता ऐलान किया है। लेकिन ये तो माना ही जा सकता है कि जब तैयारियां पूरी हैं तो देरी की कोई वजह नहीं होनी चाहिए। दिसंबर के आखिरी हफ्ते से लेकर अब तक देश भर में वैक्सीनेशन के कईयों ड्राई रन भी किए जा चुके हैं, यानी वैक्सीनेशन से जुड़ी सारी कसरत हो चुकी है। अब फीता काटना ही बाकी है। वैक्सीनेशन की टीम, हर टीम में 5 आदमी होंगे वैक्सीनेटर को सम्मिलित करते हुए। इंक्लूडिंग द वैक्सीनेटर देयर वुड बी 5 पीपल इन द वैक्सीनेशन टीम फॉर ईच साइट। उनको आइडेंटिफाई किया गया, उनको ट्रेन किया गया। सारे जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स और प्रोटोकॉल्स हैं उनका ऑपरेशनलाइजेशन देखा गया। और ये भी देखा गया कि जहां भी हम इस प्रकार का टीकाकरण करें वहां इन्फेक्शन ना फैले। देश के पास 2 वैक्सीन हैं। दोनों के इस्तेमाल से लाखों करोड़ों जिंदगियों को सुरक्षित किया जा सकेगा। लेकिन इस खुशखबरी में भी खटास तब पड़ गई जब वैक्सीन बनाने वाली दोनों कंपनियों की प्रतिस्पर्धा एक बड़े लक्ष्य के आड़े आने लगी। Well, it was a surprise because we thought that all companies have to conclude their efficacy studies. But if the government has decided in an emergency to license something which is safe, that's entirely their decision. I don't know what word to use, but that's something you have to ask them. I really can't comment on that. We put all transparently every data when we submit it to each committee and when we got approval, when we done the trial, everything is put in the plan. People question, oh, we are not transparent. I don't know what is transparency to me. When I put everything in the black and white like this, people still question transparent because Indian scientists are cheap people. लेकिन अच्छी बात यह है कि कारोबारी विवाद के ज्यादा तूल पकड़ने से पहले ही दोनों कंपनियों ने मतभेद दूर करके कोरोना के खिलाफ जंग में साझा प्रयासों के महत्व को समझ लिया। पूरी दुनिया के लिए कोविड-19 के वैक्सीन बनाने और उसकी सप्लाई को लेकर अदार पूनावाला और डॉक्टर कृष्णा एला ने अपनी अपनी कंपनियों की ओर से साझा इरादा जाहिर किया है। उनका कहना है कि उनके लिए भारत और दुनिया में लोगों का जीवन और उनकी आजीविका को बचाना ज्यादा जरूरी काम है। जहां अब दोनों वैक्सीन को
भारत में आपात इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है, जहां हमारा ध्यान उन लोगों तक इसे पहुंचाने पर है जिन्हें अच्छी क्वालिटी की सुरक्षित और प्रभावी वैक्सीन की जरूरत है। कोवैक्सीन और कोविशील्ड तो शुरुआत हैं। भारत में कोरोना की कई और वैक्सीन पर तेजी से काम चल रहा है, यानी भरोसा कर सकते हैं कि 2021 हैप्पी वैक्सीन ईयर साबित होगा। उस स्थिति में आए हैं कि हमारे 3 जो है वो तो एक प्रकार से एडवांस्ड क्लिनिकल ट्रायल्स के ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स के फेज़ में है, 4 एडवांस्ड प्री क्लिनिकल ट्रायल्स के फेज़ में है, और अभी तो सारे देश ने नए साल में 2 के बारे में तो खबर सुनी कि उनका इस्तेमाल जो है हमारे भारत के लोगों को उसका लाभ मिलने वाला है। फिलहाल सबसे पहले इंतजार सरकार के कोविड प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप को लेकर है, क्योंकि वैक्सीनेशन के रजिस्ट्रेशन से लेकर पूरी प्रक्रिया इसी के जरिए होनी है। कहा जा रहा है कि ये ऐप 12 भाषाओं में उपलब्ध होगा। दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जो कि अमेरिका से आ रही है, जहां पर कोरोना का कोहराम एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। पिछले 24 घंटे में, जी हां, महज 24 घंटे में यहां 3900 लोगों की मौत हो गई है। लगातार आपको बता दें कि अमेरिका में वैक्सीनेशन भी वहां शुरू हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद कोरोना में मौत का आंकड़ा जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। सर्दी और बारिश के हालात में किसान दिल्ली के चारों ओर डटे हैं। आज आंदोलन का 42वां दिन है। अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए किसानों ने नई रणनीति तैयार की है। 8 जनवरी को किसानों की सरकार के साथ 9वें दौर की बातचीत तय है, लेकिन इससे पहले कल यानी कि 7 जनवरी को किसान बड़ा प्रदर्शन करने वाले हैं। अगर 8 जनवरी की बैठक से हल नहीं निकला तो 9 जनवरी को कृषि कानून की प्रतियां जलाने की तैयारी है। साथ ही 9 जनवरी से ही हरियाणा में किसान संगठन घर घर जाकर लोगों से संपर्क शुरू करेंगे और 26 जनवरी के दिन दिल्ली में ट्रैक्टर परेड की चेतावनी दी गई है। कल के ट्रैक्टर मार्च का भी किसानों ने पूरा खाका तैयार कर लिया है। दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर से ट्रैक्टर रैली निकालकर किसानों ने केएमपी एक्सप्रेसवे जाम करने का ऐलान किया है। गांधीनगर में मंगलवार से आरएसएस की 3 दिनों की बैठक शुरू हो गई है। बैठक में संघ प्रमुख मोहन भागवत के साथ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हो रहे हैं। संघ से जुड़े तमाम संगठनों के करीब 150 पदाधिकारी 3 दिनों तक कई मुद्दों पर मंथन करेंगे। कल पहले दिन किसान आंदोलन और बंगाल में चुनाव को लेकर चर्चा हुई। आज अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की तारीख और फंड जुटाने को लेकर चर्चा होगी। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय भी आज की बैठक में शामिल होंगे।